नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस लड़के ने बचपन से ही ताने, अपमान और अकेलापन सहा हो, उसके दिल में कितने तूफान छिपे होते हैं, यह कोई नहीं जानता। 20 साल की नेहा की शादी 35 साल के एक आदमी से कराई जा रही थी। जब उसने शादी के लिए मना किया तो दादी ने गुस्से में बहुत कुछ सुनाया। पापा ने एक दो थप्पड़ मारे और जैसे यह भी कम था, इसीलिए सौतेली माँ ने उसे उसकी माँ की तरह चरित्रहीन भी कहा। लेकिन सच क्या था? उसकी माँ का ऐसा कौन सा राज था जिसे कोई भी उसे बताना नहीं चाहता था? उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर क्यों चली गई थी उस रात? आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ था? जब नेहा ने शादी से भागकर अपनी माँ की सच्चाई का पता लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर घर में शादी का माहौल चल रहा था। पूरा घर सजा हुआ था। मेहमानों और ढोल नगाड़ों की आवाज से घर गूंज रहा था। चूल्हे की आग पर पक रहे खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल गई थी। आंगन में दुल्हन की हल्दी की रस्म चल रही थी। जरी वाली मलमल की साड़ी पहनकर नाचती औरतों के बीच हल्दी लगाए बैठी नेहा अपनी आंखों से बहते आंसू को काजल के पीछे छुपाकर हंसने की कोशिश कर रही थी। भीड़ के बीच उसकी सांसें जैसे घुट रही थी। वह अपनी घुटन को सीने में दबाकर लोगों से बातें करने की कोशिश कर रही थी। हल्दी खत्म हुई और उसके हाथों में उसके नाम की मेहंदी सज चुकी थी। मेहंदी में उस 35 साल के आदमी का नाम देखकर वह तड़प उठी। यह आदमी एक दिन बाद उसका पति बनने वाला था और यह सोचते ही वह बुरी तरह कांप उठी। उसने अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर हल्दी धो डाली, जो उसे कीचड़ की तरह चिपकी हुई लग रही थी। रो रो कर बेहाल नेहा ने आंसू को समझने वाला कोई नहीं था। वह खुद से पूछ रही थी कि क्या मैं इसीलिए पैदा हुई हूँ कि किसी और की गलती की सजा मैं भुगतूं? सुबह होते ही मेहमानों की चहल पहल के बीच यह खबर फैल गई कि नेहा गायब है। लोग बातें बनाने लगे कि अरे, माँ की तरह बेटी भी भाग गई क्या? एक हफ्ते पहले आर्य ने नेहा से कहा था कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नेहा बोली, हाँ तो कहो ना। आर्यन बोला कि मैं विदेश जा रहा हूँ आगे की पढ़ाई करने और शायद वहीं बस जाऊँ। हमारा साथ यहीं तक का था। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, इसीलिए सामने से बता रहा हूँ कि हमारी शादी नहीं हो सकती। नेहा ने पूछा, मगर क्यों? आर्यन बोला, क्योंकि तुम्हारी माँ भाग गई थी। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन नेहा के कानों में उसकी बात अब तक गूंजती रही। तभी नेहा की नज़र कृष्णा पर गई, जो उसका सौतेला भाई था और अब 18 साल का हो चुका था। वह दोनों की बातें सुन रहा था। नेहा ने सोचा, लो अब एक और मुसीबत। कृष्णा ने घर जाकर सबको बता दिया। दादी ने गुस्से में बहुत कुछ सुनाया। पापा ने एक दो थप्पड़ मारे और सौतेली माँ ने उसे उसकी माँ की तरह चरित्रहीन कह दिया। अब इन बातों का उस पर ज्यादा असर नहीं होता था, क्योंकि 20 साल से वह यह सब सुनती आ रही थी। लेकिन इस बार जो अंजाम आया वह बहुत भयानक था। उसके पापा शिवनाथ ने अपने विभाग के एक पुलिस ऑफिसर के साथ नेहा की शादी तय कर दी थी, जो 35 साल का आदमी था, जबकि नेहा अभी 21 साल की ही थी। शिवनाथ और दादी ने फैसला किया कि इसे जल्द से जल्द ठिकाने लगा दिया जाए, इससे पहले कि यह कहीं मुंह काला करे। अगले ही दिन शादी की तारीख निकल दी गई और मेहमान आने शुरू हो गए। पूरा गांव को उसकी बर्बादी में न्योता दिया गया। नेहा से एक बार भी राय नहीं पूछी गई। हल्दी की रात वह डर से कांप रही थी। 20 साल से उसके मन में कई सवाल थे, जिनके जवाब उसने टूटी फूटी कहानी से यूं ही हवा में जोड़ लिए थे। मगर सच्चाई क्या थी, यह उसे आज तक नहीं पता था। उसे तो ठीक से अपनी माँ का चेहरा तक याद नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ 2 साल की थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और उसके ताने वह आज तक दुनिया से सुनती आ रही थी। नेहा अपने कमरे में कांपती रूह के साथ सारी अलमारी बिखेर कर बैठी थी। तभी उसे अपनी माँ की एक छोटी सी बहुत पुरानी तस्वीर हाथ में मिली। वह तस्वीर को देखकर उससे ही सवाल पूछने लगी कि तू जानती है, तेरे एक कदम ने मुझे जिंदगी भर की सजा दी है। तू भागी क्यों? दादी और पापा सौतेली माँ और कृष्णा को कितना प्यार करते हैं। 20 साल पहले तुमने जो बिगाड़ा है वह सब तुम ठीक करोगी। तुम्हें आना ही होगा। मैं तुम्हें लाऊंगी। मैं ऐसी जिंदगी अब नहीं जी सकती। नेहा ने मन मजबूत बनाया और वह चोरी छुपे अपनी दादी के कमरे से कुछ पैसे लेकर रात के अंधेरे में चल पड़ी अपनी भागी हुई माँ की खोज करने। सुबह होते हुए
यह बात हवा की तरह फैल गई कि नेहा भाग गई। दादी सिर पर हाथ रखे बैठे थे कि यह सब क्या हो गया, और शिवनाथ अपनी पुलिस की गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। दादी की आंखें बंद हुई तो सालों बाद कुछ पहले जैसे ही दोहराता हुआ नजर सामने आने लगा और वह डर से सिमट गई। नेहा अपनी माँ के बारे में या उसके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। घर में कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता था। वह अपना मुंह छुपाती, मेहंदी वाले हाथ चुन्नी से ढककर बड़ी मुश्किल से अपने दूर के मासी के गांव पहुंची, जिसे उसने 12 साल की उम्र में देखा था। इसीलिए शायद उसके गांव का नाम उसे याद रह गया था। बाकी उसे तो यह तक नहीं पता था कि उसकी माँ रहती कहाँ थी। उसके मौसा जी गांव के मुखिया थे, इसीलिए उनके घर पहुंचने में उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। उनके घर पहुंचकर उसने पहले मासी से मिन्नतें की कि घर पर कुछ न बताएं। फिर सारी बातें बताकर उसने मासी से यह जान लिया कि उसके नाना नानी किस गांव में रहते थे, जो कि शायद अब दोनों जिंदा नहीं थे। लेकिन इंसान की पहचान हमेशा जिंदा रहती है। अपनी मासी से विदाई लेकर वह पहुंच गई अपने नाना नानी के गांव। गांव काफी छोटा था, इसीलिए उसमें पाठशाला भी बहुत कम थी। उसने सभी पाठशालाओं में जाकर अपनी माँ का नाम बताकर कुछ जानने की कोशिश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। किसी भी पाठशाला में उस नाम की कोई लड़की पढ़ती ही नहीं थी, और वैसे भी इतने पुराने छात्रों के बारे में खोज करने में वहाँ कैसे किसे दिलचस्पी थी। वह नाना नानी के घर के आसपास पूछताछ करने लगी। तब उसे यह पता चला कि जिस नाम को वह तलाश कर रही थी, वह नाम उसकी माँ का था ही नहीं। उसकी माँ का नाम उर्वी था, जिसे शायद ससुराल वालों ने बदलकर उर्मिला कर दिया था। फिर सही नाम की तलाश शुरू हुई। एक पड़ोसी ने बताया कि उसकी बेटी भी उर्वी के साथ पढ़ाई करती थी, लेकिन अब तो वह भी अपने ससुराल में थी। थोड़ी कोशिशों के बाद उससे बात हो पाई। तब पता चला कि उर्वी उसके साथ सिर्फ 12वीं तक पढ़ी थी। फिर वह कॉलेज करने दिल्ली चली गई थी। कॉलेज का नाम जानकर उसका शुक्रिया अदा कर नेहा उस छोटे से गांव से दिल्ली के लिए चल पड़ी। 10वीं तक पढ़ी नेहा कभी घर से दूर भी नहीं गई थी, और आज वह इतनी साहसी बन गई थी कि अकेली एक जगह से दूसरी जगह भटक रही थी। उसके पास न फोन था, न ही कोई मददगार। फिर भी वह यूं ही एक मंजिल तय करने चल पड़ी थी। अनजानी राह पर दिल्ली जाने का सफर बहुत लंबा था। दिल्ली की ट्रेन की टिकट लेकर वह स्टेशन पर बैठी तो उसे यह एहसास हुआ कि वह इतनी भाग दौड़ वाली दुनिया में भी बिल्कुल अकेली है, तन्हा है, और इसकी वजह है उसकी माँ। यह सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और मन में घृणा भर गई। तभी ट्रेन आ गई। कुछ खाने की चीजें लेकर वह ट्रेन में चढ़ गई। बहुत लंबा सफर और तन्हाई। मन में कई सवाल थे। मेरी माँ ने इतनी पढ़ाई की थी, मुझे तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ने को मिला, और वह इतने छोटे से गांव से दिल्ली तक पहुंच गई थी। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? दादी सच बोलती है कि वह अपने आशिक के साथ भाग गई, मगर इतनी पढ़ी लिखी लड़की ऐसा कदम क्यों उठाएगी? क्या उसे एक बार भी मेरे बारे में ख्याल नहीं आया होगा? क्या वह इतनी स्वार्थी होगी? सहसा उसके मन में इस बात को अपने भीतर तक पहुंचने नहीं दिया। दिल के किसी कोने से एक आवाज आ रही थी, जो शायद कहना चाहती थी कि बात कुछ और है। मगर आज तक उसने जो देखा और जो सुना था, वह सब उसे उस दबी हुई आवाज को सुनने से रोक रहा था। मन में कई सवालों के साथ यह सफर भी खत्म हुआ, और वह रिक्शे वाले को पैसे देते देते कॉलेज तक पहुंच गए। यह वह अंतिम कड़ी थी जहां से शायद उसकी माँ के बारे में कुछ पता चल सके। कॉलेज की इमारत देखकर नेहा थोड़ी देर के लिए थम गई। इतनी बड़ी और सुंदर जगह उसने आज तक नहीं देखी थी। माँ यहाँ पढ़ाई करती थी, इतनी बड़ी जगह में कौन मुझे इतने पुराने छात्र के बारे में बताएगा? उसने धीरे धीरे क्लर्क ऑफिस की तरह कदम बढ़ाए। वहां बैठे एक बूढ़े इंसान जो चश्मा लगाए कंप्यूटर में कुछ कर रहे थे। उन्होंने नेहा की आवाज को 2 बार अनसुना कर दिया। तीसरी बार जोर से नेहा बोली, सर, 23 साल पहले यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, उर्वी। उसके बारे में कुछ जाना है। उर्वी नाम सुनते ही ऑफिस में खड़ी एक औरत के हाथ से चश्मा गिर गया। उस क्लर्क ने तो 23 साल सुनते ही मना कर दिया और कहा कि हम किसी की पहचान ऐसे ही नहीं बताते, और अगर ऐसे ही पुराने बेमतलब काम करते रहेंगे तो आज का काम कौन करेगा? पर पीछे खड़ी उस औरत के हाव भाव तभी से बदल गए थे जब से
उसने उर्वी का नाम सुना था। निराश होकर नेहा वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि उस औरत ने नेहा को अपने पास बुलाया, अपने केबिन में ले जाकर पानी पिलाया और फिर पूछा, तुम कौन हो? नेहा बोली, मैं उर्वी चौधरी की बेटी नेहा हूँ। यह दो नाम सुनते ही उस औरत ने लंबी सांस ली और कहा, मेरा नाम निमिषा है। मैं तुम्हारी माँ की पक्की सहेली हूँ। हम दोनों यहाँ साथ में पढ़ते थे। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। यह सुनते ही नेहा खुद को रोक नहीं पाई। जैसे दिल का बोझ उतारने के लिए कोई कंधा मिल गया हो, वैसे ही वह रो पड़ी। इस दुनिया में कोई तो था जो उसकी माँ को जानता था। बिना रास्ते की मंजिल पाने निकली थी और निमिषा उस राह का पहला कदम थी। निमिषा ने नेहा को शांत किया और प्यार से पूछा, क्या हुआ? तुम इस तरह यहाँ अपनी माँ को क्यों ढूंढ रही हो? नेहा ने 20 साल पहले से लेकर आज तक की सारी कहानी सुना दी। नेहा का साहस देखकर निमिषा की आंखें भी गीली हो गई। नेहा बोली, मैं अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कुछ भी बता सकती हैं? वह किसके साथ भागी होगी? निमिषा बोली, तुम्हारी माँ भागने वालों में से नहीं थी। वह हमारे कॉलेज की अकेली ऐसी लड़की थी जो पूरे गांव का सामना करके यहाँ पढ़ने आती थी। वह बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, मगर उसके घर पर कुछ हुआ और उसकी शादी एक पुलिस वाले से हो गई। इसीलिए उसे कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। लेकिन वह अपनी 2 साल की बेटी को यूं छोड़कर भाग जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस रात उसके साथ कुछ तो हुआ था जो आज तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है। नेहा ने पूछा, किस रात? निमिषा बोली, जब तुम छोटी थी, तुम्हारी माँ गर्भवती थी, तब एक रात करीब 1:30 बजे मुझे उसका फ़ोन आया था। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर अचानक फ़ोन कट गया। उसके बाद उससे कभी बात ही नहीं हो पाई। मुझे चिंता होने लगी तो मैं तुम्हारे घर भी आ गई थी, मगर वहाँ का माहौल बहुत भयानक था। तुम्हारे नाना नानी का चेहरा काला करके सब उसे गालियाँ दे रहे थे। किसी से पता चला कि उर्वी भाग गई है। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया और इस बात को इतने साल हो गए। ये सब सुनकर नेहा और भी उलझन में पड़ गई। वह वहां से निमिषा का शुक्रिया अदा करके वापस स्टेशन आ गई। जितने सवाल यहाँ आते वक्त थे, उससे कहीं ज़्यादा जाते वक्त समय थे। अब उसे खुद भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है। वह स्टेशन पर ही बैठी रही। उसके मन के अंदर इतना शोर था कि बाहर के कोलाहल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सोचती रही कि निमिषा आंटी के हिसाब से माँ बहुत अच्छी और बहादुर लड़की थी। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिसने उसे भागने पर मजबूर किया, वह भी गर्भावस्था के दौरान। कहीं न कहीं कुछ अनहोनी जरूर हुई है। कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक सबसे छुपा हुआ है। मगर माँ सच में भागी थी तो पापा तो पुलिस में थे, उन्होंने माँ को ढूंढा क्यों नहीं? माँ के जाते ही 1 महीने में उन्होंने दूसरी शादी क्यों कर ली? इन सब में एक बात बहुत अजीब थी, माँ का गर्भावस्था के दौरान भाग जाना। शायद डॉक्टर अंकल को कुछ पता हो। अचानक आए इस विचार से उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, मानो घने अंधेरे में कोई मोमबत्ती जल उठी हो। नेहा ने जल्दी से अपने गांव की टिकट करवाई और ट्रेन में बैठकर अपने गांव पहुंच गई। उस गांव में एक ही डॉक्टर था और ज्यादातर औरतों की डिलीवरी वही करते थे। नेहा की सौतेली माँ की डिलीवरी भी वहीं हुई थी। वहां जाकर उसने डॉक्टर को पहले ही धीरे से समझा दिया कि उसके पापा को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। डॉक्टर अजय ने नेहा और उर्वी दोनों को अच्छे से पहचाना। डॉक्टर अजय बोले, नेहा बेटा, तुम्हें ऐसा क्या जानना है मुझसे? नेहा ने पूरी बात डॉक्टर अजय को सुना दी, मगर इस बार उसके मन में अपनी माँ के प्रति घृणा नहीं बल्कि चिंता थी। नेहा बोली, अजय अंकल, आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी बता सकते हैं? मैं अब इतना तो समझ चुकी हूँ कि वह भागी नहीं थी। जरूर कोई वजह रही होगी जिसने उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया। डॉक्टर अजय बोले, नहीं बेटा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और इतने साल बीत गए हैं कि बहुत कुछ याद भी नहीं। यह सुनते ही नेहा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। यह देखकर डॉक्टर अजय ने कहा, तुम निराश मत हो, मैं पुरानी फाइलें देखकर आता हूँ, शायद उसमें तुम्हारे काम की कोई बात मिल जाए। नेहा की आंखों में फिर से उम्मीद जग गई। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? थोड़ी देर बाद डॉक्टर अजय फाइल लेकर आए और बोले, बेटा, तुम्हारी माँ यहाँ आखिरी बार आई थी, तब वह सिर्फ गर्भवती ही नहीं थी,
बल्कि एक बीमारी से भी जूझ रही थी। इससे मुझे याद आया कि तुम्हारी माँ का शायद 3 बार गर्भपात भी हो चुका था और उस समय उसके गर्भ में जो बच्चा था वह भी बड़ी मुश्किल से पल रहा था। गर्भाशय के रोग की वजह से बच्चे के जन्म के बाद उसकी सर्जरी भी होने वाली थी, पर फिर भी यह सब सुनना नेहा के लिए आसान नहीं था। यह सब क्या हो रहा था उसकी माँ के साथ और उस बच्चे के साथ भी। अब कोई ऐसा नहीं बचा था उसकी दादी और पापा के सिवाय जो उसे उस रात की कहानी के बारे में बता सके। निराशा के बादल ओढ़कर वह गुमसुम सी यूं ही बाहर चली गई। अस्पताल के बाहर बैठकर वह रो रही थी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। माँ, तुम कहाँ हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ। माँ, मेरे पास आ जाओ। उसके शब्द अब आंसू बनकर बहने लगे। उसे अब कोई परवाह नहीं थी कि गांव में कोई उसे देख लेगा या उसके पापा उसे घसीटते हुए घर ले जाएंगे। उसके जहन में अब सिर्फ उसकी माँ दौड़ रही थी। सहसा कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कृष्णा, तुम? हाथ पर हाथ धरे कुछ भी नहीं होने वाला। अब वक्त आ गया है कि आमने सामने की बात की जाए। नेहा बड़े जोश के साथ घर गई। जाकर सीधे अपने पिता के कमरे में रुकी। अलमारी खोलकर उसमें से बंदूक निकाली और जाकर तान दी कृष्णा के सिर पर। घर में सबकी जान हथेली पर आ गई। अचानक इतने दिनों बाद घर आई नेहा का यह रवैया देखकर सब हैरान रह गए। दादी बोली, अरे क्या कर रही हो पागल लड़की? छोड़ दे उसे, गोली चल जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। घर में चीखने चिल्लाने का शोर होने लगा। सभी पड़ोसी तमाशा देखने पहुंच गए। नेहा बोली, अनर्थ तो हो चुका है दादी, मेरी माँ के साथ। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो सिर्फ मेरी माँ की और उसकी कोख में पल रहे उस बच्चे की। आपने बहुत सुना दी अपनी कहानी, अब मुझे सच जानना है। बताओ क्या हुआ था मेरी माँ के साथ? क्यों वह आज हमारे साथ नहीं है? ऐसा क्या हुआ था कि वह अपनी गर्भवती हालत में भाग गई? बताओ बताओ। उसकी आवाज में न पहले जैसा डर था, न ही किसी मर्यादा की झलक। नेहा को ऐसा देखकर सबके पसीने छूट गए। शिवनाथ और दादी तो डर के मारे कांप उठे। शिवनाथ बोले, बताता हूँ। तुम कृष्णा को कुछ मत करना, छोड़ दो उसे, उसकी कोई गलती नहीं है। नेहा बोली, गलती तो मेरी भी नहीं थी, फिर भी 19 साल से मैं भुगत रही थी ना। तो अब यह भी भुगतेगा। आप सच बताओ, वरना आज आपके लाडले बेटे से हाथ धो बैठेंगे। नहीं नहीं, डर के मारे शिवनाथ तोते की तरह बोलने लगे। तुम्हारी माँ जब कॉलेज के आखिरी साल में थी तब तुम्हारे नाना को किसी ने शराब के धंधे में फंसा दिया था। मैंने तुम्हारे नाना को छुड़ाने के बदले एक शर्त रखी और उसी शर्त के अनुसार तुम्हारी माँ की मुझसे शादी हुई। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था। वह अपना कॉलेज छोड़कर घर संभालती थी। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। घर में एक बेटी के बाद हमें एक बेटा चाहिए था। उसी वजह से तुम्हारी माँ का 3 बार गर्भपात करवाया गया, क्योंकि तीनों बार उसकी कोख में लड़की ही पल रही थी। हर बार तुम्हारी माँ नहीं मानती थी और हमें जबरदस्ती करनी पड़ती थी। जब वह चौथी बार गर्भवती हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उसके गर्भाशय में गांठें हो गई है। इस बच्चे के बाद वह कभी गर्भवती नहीं हो सकेगी। लेकिन हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया जिसने हमें कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन के बाद वह फिर से गर्भवती हो सकती है। यह सुनकर मैं और माँ खुश हो गए। फिर मैंने उसे अस्पताल आने के लिए कहा। हम यह देखने जा रहे थे कि बेटा है या बेटी। बरसात का मौसम था। अंधेरा होने के बाद गुप्त तरीके से वह जांच करवाने वाले थे। तुम्हारी माँ जिद पर अड़ी थी कि वह यह जांच नहीं करवाएगी। जो भी होगा वह उसे जन्म देना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था। कुछ ही घंटों में उसकी बारी आने वाली थी। मैं अकेले में डॉक्टर से बात करने गया। इतने में वह अस्पताल से भाग गई। अंधेरा काफी हो चुका था। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। भागते भागते वह एक जंगल की ओर बढ़ गई और मैं गाड़ी लेकर उसके पीछे पड़ गया। मेरा खून खोल रहा था। उसकी इस बचकानी हरकत पर मैं बहुत चिल्लाया, मगर वह मुझसे बचने की चाह में भागती जा रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैं वहीं गाड़ी छोड़कर उसके पीछे भागा। मेरे हाथ में आते ही मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। मुझे होश ही नहीं रहा। सारा गुस्सा उस थप्पड़ में बह गया। वह बुरी तरह गिर गई और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। खून बहने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
बारिश बढ़ती ही जा रही थी और तुम्हारी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मेरी आंखों के सामने वह मर गई और उसकी कोख में पल रहा बच्चा भी। अगर मैं उसे ऐसे घर ले जाता तो मुझ पर और माँ पर कई सवाल उठते। हमारा घर बदनाम हो जाता। इस सब से निकलने का मुझे एक ही तरीका दिखाई दिया। मैंने जंगल में माँ को खुदाई का सामान लेकर बुलाया और उसे वहीं दफना दिया। तब से लेकर आज तक हम ऐसे ही जी रहे थे कि वह भाग गई थी। लोगों को भी यही बताया गया ताकि लाश किसी के सामने न आए। अफसोस की एक धारा आज शिवनाथ की आंखों से भी बह रही थी। वातावरण में सन्नाटा सा छा गया। यह शायद किसी खतरनाक तूफान से पहले की शांति थी। नेहा के हाथ से बंदूक छूट गई। वह जमीन पर जिंदा लाश की तरह गिर गई और चीख चीख कर रोने लगी। उसके इस रुदन ने वहां खड़े सब लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। दादी भी सिर पर हाथ रख पटक कर बैठ गई। जिस राज को उसने इतने सालों से संभाल कर रखा था वह आज बेरहमी से बाहर आ गया था। अब आने वाले तूफान को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। कृष्णा भी गुस्से से लाल पीला हो गया था। उसने शिवनाथ को खींचकर एक चांटा मारा और बोला, शर्म आती है मुझे तुम्हें बाप कहने में। इंसान हो तुम या राक्षस। अब सब बर्बाद हो चुका था। नेहा दौड़कर गई शिवनाथ के पास और उसकी कमीज पकड़कर गुस्से में बोलने लगी, इतनी भी क्या लालसा थी तुम्हें बेटे की कि उसके सामने सामने तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तुम हत्यारे हो 5-5 जीवों के और ऊपर से मेरी माँ का नाम भी बदनाम कर दिया। तुम जी कैसे सकते हो इस सच के साथ? क्यों नहीं समझ आता कि एक जीव पहले होता है, लड़का या लड़की बाद में। वह चीख चीख कर बोलने लगी, कब तक यह सब चलता रहेगा? लड़का लड़की एक समान है, यह बात चीख चीख कर बताने क्यों पड़ती है? दोनों की तुलना क्यों की जाती है? दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। दोनों के बिना समाज अधूरा है। फिर सिर्फ लड़के की ही आशा क्यों की जाती है? लड़कियों को क्यों बार बार यह साबित करना पड़ता है कि वे लड़कों से कम नहीं हैं? क्या वह सिर्फ एक लड़की बनकर नहीं रह सकती? किसी से उसके अस्तित्व की तुलना क्यों करते हो? न जाने मेरी माँ की तरह और कितनी औरतें इस दर्द से गुजर रही होगी। बंद करो यह घिनौनी हरकत। ईश्वर के लिए जीवन को संभालना सीखो। अब उसका मोल लगाकर उसे मारना नहीं। क्या हर शादी से पहले दहेज के साथ यह शर्त भी रखनी पड़ेगी कि लड़की ऐसे घटिया इरादों के लिए गर्भपात नहीं करवाएगी? सब सभी चुप थे। नेहा की आवाज सबके कानों से होकर दिल को चीर रही थी। मुझे नहीं रहना ऐसे समाज में। वह पीछे मुड़ी और कृष्णा के पास गई। अगर उस दिन अस्पताल में तुमने मेरी हिम्मत बढ़ाकर यह सब सामने लाने की राह नहीं दिखाई होती तो शायद यह घिनौना राज हमेशा राज ही रह जाता। शुक्रिया मेरी माँ के नाम से यह कलंक हटाने के लिए। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़ी चली गई अपनी माँ को न्याय दिलाने की नई राह पर। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या नेहा ने जो किया वह सही था? अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या अपने ही परिवार के खिलाफ सच को दुनिया के सामने लाते या चुप रह जाते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।